like to invite directly to our invited speaker, Professor Dr. Garima Sharma ma'am, Professor in Chemistry. She is Deputy Director of Research in Motherhood University, Roorkee, Uttarakhand. Ma'am will give their lecture on how to write a research paper. I welcome you, ma'am. Please. Thank you, sir. First of all, I want to thank Dr. Naveen Kumar for giving me this opportunity to share my knowledge and ideas to all of you. And after that, I want to congratulate Shri Kamal Khan ji, Shri Shravan Kumar ji, and Dr. Hitesh ji for organizing this wonderful 2 days FDP program on academic writing. और आज की मेरे लेक्चर में मैं आप लोगों को हाउ टू राइट रिसर्च पेपर के बारे में बताऊंगी कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सर मैं अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। PPT, I need you presenter. यस सर, अब मैं शेयर कर सकती हूँ। 1 मिनट। Ma'am, your screen is visible now. Okay, sir. So, सर हिंदी इंग्लिश मिक्स या सिर्फ इंग्लिश में बोल सकते हैं कोई? Ma'am, anyhow, any language. Okay, sir. No, ma'am, mixed language will be okay. Yes, please. Okay, sir. So, आज के इस प्रोग्राम में 2 दिन के एफडीपी प्रोग्राम में जो एकेडमिक राइटिंग पर रखा गया है उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एकेडमिक राइटिंग क्या है। जैसे कि आप सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, तो एकेडमिक राइटिंग हमारे एक रिसर्च कैरियर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एकेडमिक राइटिंग बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और इसके बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। लाइक एकेडमिक राइटिंग में रिसर्च पेपर भी आता है, रिसर्च प्रपोजल्स भी आते हैं और थीसिस, प्रोजेक्ट्स, डिसर्टेशन, ये सब आता है। एकेडमिक राइटिंग एक नॉन फिक्शन राइटिंग है जिसमें हम फोकस्ड फैक्ट्स के साथ और एविडेंस के साथ अपनी रिसर्च लिखते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, लेकिन इसमें से मैंने एक छोटा सा सब टॉपिक लिया है कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। हम रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर के बेसिक्स क्या है और रिसर्च पेपर के स्टेप्स क्या है जिसके गो थ्रू होके हम एक अच्छा हाई क्वालिटी का रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें हैं हमारे पास एकेडमिक राइटिंग के लिए कि हमारी एकेडमिक राइटिंग प्लान होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और एविडेंस प्रूफ होनी चाहिए। प्लान मीन्स जो हम काम करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए और हमें जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, मैं ये आर्टिकल या रिसर्च पेपर क्यों लिखने जा रहा हूँ, किस सब्जेक्ट पे लिखने जा रहा हूँ। सेकेंड वन, स्ट्रक्चर्ड। जो हमारी राइटिंग है वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए और जो हमारे पॉइंट्स है, जितने भी हम पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी मटेरियल है वो सारा एक ही ऑर्डर में सब रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। थर्ड वन, एविडेंस। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस होने चाहिए जिससे हम आर्ग्यू कर सकें एविडेंस के साथ, जिससे जो हमारा जो ओपिनियन है उसको सपोर्ट कर सकें और हम उसको रेफरेंस के साथ एक्यूरेटली लिख सकें। तो ये 3 बेसिक चीज है जो एक एकेडमिक राइटिंग को बहुत ही सॉलिड प्रूफ देती हैं, बनाती हैं। planned, structured and evidenced. Next is
To write a research paper, we need to learn how we can write a good successful paper. First of all, how to choose a topic. हम एक topic कैसे choose कर सकते हैं. Second, how to write a thesis or introductory statement. सबसे पहले कोई भी रिसर्च पेपर लिखने से पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए. Third one is understand the difference between plagiarism and acceptable plagiarism. रिसर्च पेपर लिखते हुए हमें प्लेजरिज्म के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टॉप एरिया जो हमारा पैराग्राफ है वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है और कौन सा प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है. फोर्थ वन इज हाउ टू यूज पैरेंथेटिकल नोटेशन. मीन्स जब हम पैरेंथेटिकल नोटेशन यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे. एंड फिफ्थ वन इज बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट. जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस जर्नल के लिए हम ये रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या हमने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया, रफ मैन्युस्क्रिप्ट बना ली, और उसके बाद हमें इसको किस जर्नल में सेंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिसर्च पेपर को स्ट्रक्चर देनी है, रिसर्च पेपर बनाना है. तो हमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए, सारा मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद हम रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि आपको पता है कि व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च मीन्स री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू सर्च. एक फ्रेंच वर्ड में रिसर्च को रिसर्च बोलते हैं, मीन्स अगेन सर्च, फिर से हम सर्च कर रहे हैं. सो हम क्या कर रहे हैं रिसर्च में. इट इज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू रियलिटी टू गेन नॉलेज. हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड रिसर्च. और हम किसी जो पहले कोई रिसर्च हो चुकी है उस रिसर्च को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाकर हम उसको रिसर्च गैप कहते हैं, जो रिसर्च हो चुकी है और जो हम रिसर्च करने वाले हैं, और उसको आगे बढ़ाकर हम फिर से पिछले जो लिटरेचर रिव्यू है, एविडेंस है, उसको बता रहे हैं, और अपने आगे जो एविडेंस ले रहे हैं हम उसको बता रहे हैं. तो वो सब क्या है, वो रिसर्च है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए हमारा. वैसे तो 3 मेन पार्ट है रिसर्च पेपर के, 3 कंपोजिशन है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. लेकिन कुछ और सब पार्ट्स है रिसर्च पेपर के, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस और अपेंडिक्स. सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखने से पहले हमें टाइटल पता होना चाहिए कि मैं अपने रिसर्च पेपर का टाइटल ये लिखने वाली हूँ. उसके बाद ऑथर का जो एफिलिएशन है वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑथर होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होगा, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस यही करेंगे, और यह सेकंड ऑथर कौन होगा. और उसके बाद किस तरह से हम उस ऑथर का नाम लिखते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरी इसी लेक्चर में. तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है वो किस तरह से होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथोलॉजी, ये सब किस तरह से होना चाहिए, ये हमें परफेक्टली पता हो कोई भी रिसर्च पेपर लिखने से पहले. So now is the step-by-step procedure of the research paper. First one is abstract. Abstract जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है रीडर को एम ऑफ द स्ट्रक्चर, मैथोलॉजी एंड रिजल्ट एंड फाइंडिंग. मीन्स अगर कोई रीडर वो पूरा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, तो उसको उस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से उसको उस पूरे रिसर्च पेपर के बारे में पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये क्या, मतलब रिसर्च पेपर की स्ट्रक्चर क्या है, किस पर बेस्ड है, इसकी मैथोलॉजी इसमें क्या क्या यूज की गई है, इसके रिजल्ट्स क्या क्या है, और इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है. तो एब्स्ट्रैक्ट एक पूरा संक्षिप्त रूप होता है रिसर्च पेपर का, जिससे हमें एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही अंदाजा लग जाएगा कि ये रिसर्च पेपर हम इसलिए मतलब हम अपनी रिसर्च में रख सकते हैं या नहीं. बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं, जिसको जो 5 से 6 होने चाहिए कीवर्ड्स, उससे ज्यादा कीवर्ड्स हमें नहीं लिखने चाहिए. और एब्स्ट्रैक्ट का जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 250 से 300 मैक्सिमम होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में. वैसे भी हर जर्नल अपने अलग अलग तरह का वो वर्ड लिमिट्स देते हैं,
लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड लिमिट्स है वो 250 टू 300 है एब्स्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मैं किस पर्पज से मैं ये स्टडी कर रही हूँ और मेरी ये रिसर्च को मुझे सेटिस्फाई करना है रीडर्स को कि आप ये जो मैं रिसर्च कर रही हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी रिलेटेड थ्योरी क्या है, उसमें पहले क्या काम हो चुका है और आगे मैं क्या करूंगी इसमें। तो इंट्रोडक्शन में मैं ये सब लिख दूंगी अपनी रिसर्च में, रिसर्च पेपर में या अपनी थीसिस में। हमें इंट्रोडक्शन एक क्लियर कट व्यू होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें हमारा जो हम अपना लिटरेचर लेते हैं वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम सिर्फ आप 10 इयर्स का लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप रिसर्च अभी 2020 में कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने 20 इयर्स बैक का सारा लिटरेचर रिव्यू ले रखा है। नहीं, आपको लेटेस्ट रिसर्च लेनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड। आपको ये पता करना है कि लास्ट 10 इयर्स में आपकी रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या काम हुआ है, कितना काम इसमें आगे बढ़ा है और अभी क्या क्या संभावनाएं हैं जो हम कर सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत ही हमें बहुत सावधानी से चुनना पड़ता है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू को हम रिसर्च पेपर में बाद में जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो साइड भी करते हैं कि मैंने ये रेफरेंस लिया है, यहाँ से ये वाला काम किया है। तो लिटरेचर रिव्यू इज हैविंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च पेपर। सो आपको पूरा, आपके पास कम से कम एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए 250 से 300 रिसर्च पेपर होने चाहिए, पुराने लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, तब एक आप अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैथोलॉजी। मैथोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो अपने जिसमें हम ये बताते हैं कि मैं इस टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं और ये मेथड हम लोग लेके चलेंगे, अपनाएंगे और फिर मुझे उन मेथड को जस्टिफाई करना है और उसकी कलेक्शन करनी है और एनालिसिस भी करनी है। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? जो मैंने मैथोलॉजी ली है उसका जो रिजल्ट आया है उसको मुझे अपनी प्रेजेंट फाइंडिंग्स में बताना है। वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताना है कि मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिला, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मुझे वो रिजल्ट लिख देना है। आफ्टर दैट मुझे उसका डिस्कशन लिखना है और डिस्कशन में मुझे एक एक लाइन, रिजल्ट की एक एक लाइन का को डिस्कस करना है कि इस रिजल्ट से ये डिस्कशन निकला है। अगर वो डिस्कशन पॉजिटिव है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। मीन्स मुझे अपने पूरे रिजल्ट को डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिसर्च पेपर का। इसमें मैं सम अप करूंगी ऑल फाइंडिंग्स एंड हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस द आउटकम ऑफ आवर स्टडी। मैंने जो भी स्टडी की है उसकी जितनी भी फाइंडिंग्स है उसको मैं हाईलाइट करूंगी और उसके जितनी सिग्निफिकेंस है, अगर उसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो मैं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट करूंगी, उसके आउटकम को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसका फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है। ये कंक्लूजन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट। अगर आप किसी को एक्नॉलेज करना चाहते हैं अपने रिसर्च में तो आप वहां उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। जैसे आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं या कहीं से आपको फंड मिला है अपने रिसर्च के लिए तो आप वहां पर उनको थैंक्स बोल सकते हैं, अपना जो ग्रांट है वो ग्रांट नंबर लिख सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि ऑथर ये बताएगा कि वो इस रिसर्च पेपर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं और मॉनिटरीली बेनिफिट तो नहीं हो रहा उनको इस रिसर्च पेपर से। लाइक अगर उन्होंने कहीं पेटेंट भी डाला हुआ है इस रिसर्च का तो कहीं से उन्हें अगर मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उनको शो करना होता है। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत ही
अल्फाबेटिकली मैनर में लिखे होने चाहिए। और जो रेफरेंस है, आपने जितने भी अपने रिसर्च पेपर में रिसर्च पेपर डाले हैं, लिटरेचर रिव्यू डाला है, वो सारा इसमें रेफरेंसेस में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, मीन्स जो अपेंडिक्स मीन्स आपको यहाँ पर अपना जो सर्वे है या और कोई इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको इस अपेंडिक्स में डालनी है। यानी कि आपको रिपोर्ट्स, पॉलिसी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपको इसमें डालने होते हैं। नेक्स्ट नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए 3 या 4 पॉइंट क्या क्या है, कि क्या क्या होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट है जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। पहला पॉइंट, व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी और प्रोजेक्ट, कि हम ये स्टडी और प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। सेकंड, व्हाट डिड यू डू एंड हाउ, कैसे करेंगे, मतलब कैसे कर रहे हो और कैसे करेंगे। थर्ड वन इज व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या, आपको क्या मिला, क्या आपने फाइंडिंग्स में क्या मिला। एंड व्हाट डू योर फाइंडिंग मीन्स, और आपकी फाइंडिंग्स का मतलब क्या है। तो ये 4 पॉइंट, कि आपने स्टडी प्रोजेक्ट क्यों किया, आपने कैसे किया, कब किया, आपको क्या मिला और आपकी फाइंडिंग्स का मतलब क्या है। अगर ये 4 चीजें आप अच्छी तरह पूरा एक्सप्लेन करते हो एब्स्ट्रैक्ट में, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट परफेक्ट हो जाता है। इसके साइंस में हम लोग जो यूज करते हैं, हम ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी यूज करते हैं। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हम कोई स्ट्रक्चर दे देते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर होती है हमारे रिसर्च पेपर की, या जो कोई हमारे कंपाउंड के मेन स्ट्रक्चर है, मेन फाइंडिंग्स है, उसको हम स्ट्रक्चर में लिख देते, उसमें एब्स्ट्रैक्ट में लिख देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कभी कभी हम लोग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी देते हैं, जिससे कि रीडर्स एकदम उस स्ट्रक्चर को देखकर और उस एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़कर एकदम वो समझ जाए, उनको पता चल जाए कि इस रिसर्च पेपर में इस कंपाउंड पर ये रिसर्च हुई है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एकदम मैं रीडर्स को एकदम पता चल जाएगा कि अब ये रिसर्च पेपर मेरे काम का है या नहीं, तो वो पूरा पेपर उनको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू राइट इन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले जब आप लिखते हो, वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है टॉपिक का, और आप ये बताओगे कि ये क्यों, आपकी रिसर्च क्यों इंटरेस्टिंग है। और आप स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हैं, आप उसको भी बताओगे कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपका स्टेटमेंट ऑफ मेथड क्या है, वो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में दोगे। एंड आफ्टर दैट द स्कोप ऑफ स्टडी, स्टडी का स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, और थोड़ा सा ओवरव्यू दे दोगे आप रेस्ट ऑफ द पेपर का। लेकिन आपको यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन देना है, कि ऐसा नहीं कि आपने 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन आपका 1.5 पेज का हो सकता है, नहीं तो हाफ पेज से कम का हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का, आप शॉर्ट कम्युनिकेशन लिख रहे हो या आप एक ओरिजिनल पेपर लिख रहे हो, फुल लेंथ पेपर लिख रहे हो, तो उसके ऊपर आपका इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है। लेकिन इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ आर द स्टडीज रिलेटेड टू बीइंग प्रपोज, जो आपने प्रपोज किया है वो स्टडी आपकी लिटरेचर से कैसे मैच कर रही है। एग्जाम्पल कोई अगर कैंसर पर रिसर्च कर रहा है, तो कैंसर तो बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। अब कैंसर में आप कौन सी कैंसर पर रिसर्च करना चाहते हैं। आपने अगर कुछ लिटरेचर कैंसर का ले लिया, कॉमन कैंसर का, लेकिन आप अपना जो आपकी स्टडी है, आप उसमें लंग कैंसर के बारे में बता रहे हो, तो आपको स्पेसिफिकली लंग कैंसर के लिटरेचर रिव्यू ही सर्च करना है। आप 2-3 पेपर तो कैंसर के कॉमन ले सकते हो, लेकिन आपका लिटरेचर रिव्यू बेसिकली लंग कैंसर पर ही होना चाहिए। ऐसे ही आपका सोशल साइंसेज है, मतलब अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च टॉपिक लिखना, मतलब रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू है जो आप किया है आपने, तो वो एक फोकस होना चाहिए। कि मतलब ये नहीं कि आपने कॉमन एक जर्नल टर्म यूज कर ली उसमें और जर्नल बता दिया। वो शुड बी प्रिसाइज एंड फोकस। और उसके बाद
व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टडीज रिव्यूड, आपकी आप जो रिव्यू लिटरेचर रिव्यू ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब उस पर कैसा काम हो चुका है, क्वालिटी वो लो क्वालिटी का मटेरियल है या हाई क्वालिटी का मटेरियल है या एवरेज क्वालिटी का मटेरियल है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आपको लिटरेचर रिव्यू ही पढ़ना है, कलेक्ट करके उसको पढ़ना है आपको, और उसके बाद आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कहते हैं कि खाना बनाने से पहले हम सब सारा कच्चा मटेरियल, जो कच्चा सामान है वो रख लेते हैं, उसके बाद हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह ये रिसर्च पेपर लिखना है कि हमें सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ विल द proposed study contribute to the existing literature, कि जो हमने स्टडी प्रपोज की है वो इस लिटरेचर, एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको ये भी देखना है। नेक्स्ट इज मैथोलॉजी। जैसे कि आपको पता है कि मैथोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिसर्च पेपर का। सबसे पहले जो भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च मेथड ले रहे हैं, वो जस्टिफाई होने चाहिए, और उसकी अप्रोच क्या है, हमें अप्रोच भी बतानी है कि मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, ये मेरी अप्रोच है, और मुझे उसका जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ और ये कि किस लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद मैं डाटा कलेक्शन कैसे करूंगा और एनालिसिस कैसे करूंगा, मुझे पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन देना है अपने मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट इज रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट डिस्कशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो रिजल्ट एंड डिस्कशन पूरा क्या होना चाहिए, वो फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रिजल्ट बताते बताते मैं कुछ और डिस्कस करने लगी। इट शुड बी प्रिसाइज, ब्रीफ एंड फोकस्ड। और इसके बाद जब हम जो कंक्लूजन लिखते हैं वो समअप होना चाहिए हमारी ऑल फाइंडिंग्स का, और उसमें मुझे सिग्निफिकेंस बताना है कि मेरी ये फाइंडिंग है, इसका सिग्निफिकेंस ये है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि एक्नॉलेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिसर्च पेपर का। और अगर मुझे किसी को, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि दिस रिसर्च पेपर वाज सपोर्टेड पार्शियली, नेम ऑफ फाउंडेशन, ग्रांट का नंबर। और अगर मैं किसी अपने कोलीग्स को जो मेरे जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जो इस मेरे सेम इंस्टीट्यूट में है या बाहर किसी यूनिवर्सिटी में है, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तो मैं एक्नॉलेजमेंट में उनको थैंक्स बोल सकती हूँ। और अपने जिन्होंने मेरी हेल्प की है या कहीं से मुझे फंड मिला है, वो सब मैं फंड ग्रांट नंबर लिखकर वहां पर थैंक्स बोल दूंगी। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Conflict of interest, it refers to situation in which financial or personal consideration may compromise. Means जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर उसको इस रिसर्च पेपर, इस रिसर्च से, इस फाइंडिंग से कहीं और भी कुछ फायदा हो रहा है, तो वो वहां पे लिखेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन अगर इस फाइंडिंग से उनको कोई और मॉनिटरी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो हम अपना जो रिसर्च पेपर है उसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑथर विल मेंशन नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी जो अच्छे जर्नल होते हैं, यानी कि जो एल्सेवियर के जर्नल है या साइंस डायरेक्ट जो स्प्रिंजर के जर्नल है, अगर उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखते हैं तो वो हमारे रिसर्च पेपर को हमें फिर से भेज देते हैं और बोलते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च पेपर का, हमें मेंशन करना चाहिए कि कहीं आपको कहीं इस रिसर्च से कहीं और कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो तब भी आप मेंशन कीजिए। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रेफरेंसेस है वो शुड बी प्रिसाइज एंड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलो वन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। मीन्स अगर आप रेफरेंसेस एक ही सिस्टम में लिख रहे हैं तो आपको उसी सिस्टम में वो रेफरेंसेस लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपने रेफरेंसेस का स्टाइल हर बार चेंज कर दिया। तो अब जो आप रेफरेंस लिखते हैं, आजकल मतलब पहले से ही रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जो रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और आपके मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में वो हेल्प करते हैं। तो ये जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है
वो आप अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी हेल्प से आप अपने रेफरेंसेस को विद इन 30 to 1 आवर मैनेज कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं रेफरेंस को साइट करना और मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है कि हमने 250 रिसर्च पेपर तो हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए, लेकिन मैं उसको साइट कैसे करूंगी या मैं उसको लिखूंगी कैसे, मतलब उसको बाद में रेफरेंसेस का स्टाइल करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करते हैं रेफरेंसेस को मैनेज करने में। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेफवर्क्स करके, मेंडली करके, जोटेरो करके, एंडनोट करके, ये सब रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। सो जो मैं ज्यादातर मेरी जो रिसर्च है उसमें मैं जो अपने वर्कशॉप्स कराती हूँ, तो उसमें मैं रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में वर्कशॉप्स कराते हैं, जैसे मेंडली, जोटेरो, एंडनोट और रेफवर्क्स के बारे में, जिसमें हम बताते हैं कि हम रेफरेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। या फिर आपको फिर से अगर रीसबमिशन करना है अपने मैन्युस्क्रिप्ट का और रिवीजन करना है, तो फिर से आपको रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे और रीफॉर्मेट करने पड़ेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर उसमें हेल्प करते हैं। विद इन 2-3 आवर्स आप पूरा का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट को रिवाइज कर सकते हैं with the help of reference management software. Next is be original and don't plagiarize. Means अगर आप किसी और के काम को अपने रिसर्च पेपर में एज इट इज लिख देते हो तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। और आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एज इट इज आपने लिख दिया और उसको एक्नॉलेज नहीं किया, तो वो प्लेजरिज्म है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेजरिज्म मींस एकेडमिक का मतलब होता है एकेडमिक चोरी, कि हमने एकेडमिकली किसी और के आइडियाज को अपने रिसर्च पेपर में लिख लिया, चोरी की है, तो उसके लिए हमें बहुत ही सख्त सजा है प्लेजरिज्म की, जैसे आप जानते होंगे 6 महीने की जेल भी है प्लेजरिज्म के लिए। तो आपको अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो और आपको किसी का कोई कुछ मेंशन भी करना है, कोई पैराग्राफ मेंशन करना है कि उनका कुछ आइडियाज लेने हैं, तो आपको उनको एक्नॉलेज करना है। जैसे कि टेबल्स है, फिगर्स, ग्राफिक्स, इन सबको आपको एक्नॉलेज करना है और आपको बताना है कि इस राइटर ने इस ईयर में ये वाला काम किया है, ये टेबल मैंने वहां से ली है। और अगर आप वो मेंशन नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मीन्स आप उस पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्लेजराइज्ड पैराफ्रेज। पैराफ्रेज इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर वर्क और आइडियाज इनटू ओन वर्क। मीन्स बट आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, प्लेजरिज्म और नॉन प्लेजराइज्ड पैराफ्रेज का। सो प्लेजरिज्म क्या है कि अगर मैंने किसी का जो काम है वहां से डायरेक्ट पूरा पैरा ले लिया और वो मैंने डायरेक्ट कोट कर दिया अपनी रिसर्च में, तो वो हो गया प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है, अगर मैंने वही पैराग्राफ को लेकर उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, सेम बात मैंने बोली लेकिन उसको चेंज कर दिया, उसका पूरा पैराग्राफ ही चेंज कर दिया, तो वो नॉन प्लेजराइज्ड पैराफ्रेज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी रिसर्च को कोट कर रहे हैं तो हमें उसको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा अपने रिसर्च पेपर में। अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग योर रिसर्च पेपर। आपके रिसर्च पेपर की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये एक नॉन फिक्शन लैंग्वेज है, वो है फॉर्मेट है जो ज्यादातर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स या इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बताते हैं। नेक्स्ट है एपीए फॉर्मेट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फॉर्मेट है। ज्यादातर रिसर्चेज में हम एपीए फॉर्मेट ही यूज करते हैं। कुछ साइंटिफिक मेथड्स रिसर्च पेपर में भी हम एपीए फॉर्मेट यूज करते हैं, लेकिन मुझे जहां तक जो साइंस के रिसर्च पेपर है या साइंस के जर्नल्स हैं, सबका अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। क्योंकि जब आप किसी जर्नल के लिए कोई रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उस जो जर्नल है उसकी ऑथर की गाइडलाइन को पढ़ेंगे और आपको वहां से पता चल जाएगा कि ये जर्नल की क्या डिमांड है।
ये क्या क्या चाहता है, इसके रेफरेंस कैसे होने चाहिए, इसका मैन्युस्क्रिप्ट का टाइप कैसे होना चाहिए, क्योंकि कुछ जर्नल्स क्या करते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट में मैथोलॉजी बाद में आती है, रिजल्ट डिस्कशन कंक्लूजन पहले आ जाता है, मैथोलॉजी को सबसे लास्ट में लिखवाते हैं, और उनके रेफरेंसेस भी अलग होते हैं एक जर्नल के दूसरे जर्नल से। जैसे कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, जिसको ACS बोलते हैं, उनका अपना अलग फॉर्मेट है। जैसे टेट्राहेड्रॉन एक जर्नल है, उसका अपना अलग फॉर्मेट है। तो जितने सब जर्नल हैं उनके अपने अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये अपना पेपर इस जर्नल में सबमिट करना है, और उस जर्नल में सबमिट करने के लिए पेपर आपको उसके सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए, क्लियर कट सिनॉप्सिस होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको इस तरह से अपना रिसर्च पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट को रेडी करना है। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी, जिसको ACM फॉर्मेट बोलते हैं। ये सबसे ओल्ड और जो साइंटिफिक इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी है कंप्यूटर साइंस में, उसका फॉर्मेट है, और इसके खुद के जर्नल्स हैं, और ये खुद का फॉर्मेट है जो हम प्रोसीडिंग्स और जर्नल्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे APA गाइडलाइन और MLA गाइडलाइन में डिफरेंस है, वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। वैसे तो लगभग थोड़ा थोड़ा सेम ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट MLA गाइडलाइन में भी 12 पॉइंट है, इजीली रीडेबल होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं। लेकिन APA गाइडलाइन में जो फॉन्ट है वो 12 पॉइंट और टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए। जैसे कि स्पेस, MLA गाइडलाइन में डबल स्पेस है थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट, और उसमें भी डबल स्पेस है। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट फ्लश लेफ्ट, इसमें भी फ्लश लेफ्ट है। तो जो ज्यादातर मतलब एक दूसरे की जो गाइडलाइन है वो मिलती जुलती ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे कि आप पेपर का स्टैंडर्ड साइज, उनका पेज मार्जिन भी सेम है, स्टैंडर्ड साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंटेंस के लास्ट में वन स्पेस छोड़ना है, और पेज नंबर जो है वो किस तरह से लिखने हैं, टॉप ऑफ द पेज लिखना है या पेज के नीचे लिखना है, तो ये सब डिफरेंस है। नेक्स्ट इज टाइटल पेज कैसे लिखना है। जैसे कि APA गाइडलाइन में आप देख सकते हैं पेपर का टाइटल आना चाहिए, फिर नेम आना चाहिए, फिर एफिलिएशन आना चाहिए। और ऐसे ही अगर जो MLA गाइडलाइन है वो ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में यूज होता है, तो नाम आना चाहिए, टीचर का नाम आना चाहिए, कोर्स नेम और नंबर और डेट आने चाहिए। तो ये डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट इज जो हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल किस तरह से होने चाहिए। तो जो हमारी टेबल है वो डबल स्पेस होनी चाहिए, और कभी कभी हम टेबल में इटैलिक भी यूज कर लेते हैं। सो इटैलिक यूज कर ले, अपर केस जो है इटलाइज्ड यूजिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स हम यूज कर सकते हैं। जबकि MLA में टेबल लेबल और टेबल कैप्शन जो है वो टेबल के ऊपर आना चाहिए, जबकि APA में वो टेबल के नीचे आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ऐसे ही फिगर का और फिगर्स का भी डिफरेंस है कि फिगर में जो लेबल है वो MLA में ऊपर आएगा और APA में नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट है कि जो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पेपर का जो मेजर सेक्शन है इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। APA गाइडलाइन में जो है टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, पेपर की जो रिसर्च पेपर की बॉडी, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स, फुट नोट्स, टेबल, फिगर कैप्शन और फिगर्स, इस तरह से वो पूरा का पूरा आना चाहिए। और जो जैसे कि अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए APA के बारे में या MLA गाइडलाइन के बारे में, तो आप पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन राइटिंग लैब को देख सकते हैं। वहां पर उसकी पूरी की पूरी गाइडलाइन दी हुई है APA स्टाइल की और MLA स्टाइल की भी। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी। आपके जो आपका रिसर्च पेपर है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें बिब्लियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So bibliography is a list of sources you use to get information from your report. तो बिब्लियोग्राफी जब आप लिखते हो किसी भी एकेडमिक राइटिंग में, तो वो कैसे लिखते हो आप। तो
जैसे कि ये रूल है, आप एडमिट कर रहे हो कि बिब्लियोग्राफी एक ऐसा ट्रूथ है जिसमें आप दूसरे लोगों के आइडियाज, व्यूज, डाटा, इंफॉर्मेशन, रिटन मटेरियल, सब कुछ आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। जब आप उसको डायरेक्ट कोट करते हो या कॉपी करते हो तो ये जो बिब्लियोग्राफी, आप उसको क्या बोलते हो, साइटेशन, कि मैंने उनके रिसर्च पेपर को किसी दूसरे ऑथर के रिसर्च पेपर को साइट किया। और फिर क्या होता है कि जब आप अपने किसी के रिसर्च पेपर को साइट करते हो तो कोई आपका रिसर्च पेपर साइट करता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो बिब्लियोग्राफी आप कैसे लिखते हो, इसमें बताया है कि एपीए फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं या एमएलए फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। जैसे कि बुक्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि एपीए फॉर्मेट में जब हम कोई बुक्स का रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे, ऑथर का लास्ट नेम आएगा, फिर उसका फर्स्ट इनिशियल आएगा, पब्लिकेशन डेट आएगी, बुक का टाइटल, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कोई है बुक के बारे में, सिटी ऑफ पब्लिकेशन की कहाँ से आपकी जो बुक वो है पब्लिकेशन वो पब्लिश हो रहा है, और पब्लिशिंग कंपनी कौन सी है। तो ये पूरा का पूरा आप एपीए फॉर्मेट में है। जबकि एमएलए फॉर्मेट में क्या है, ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बुक टाइटल, इसमें बुक टाइटल पहले आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में है, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशिंग कंपनी और पब्लिकेशन डेट सबसे लास्ट में है। तो सबका अपना अलग अलग स्टाइल है। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर आप कोई एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी यूज कर रहे हो तो वो एमएलए फॉर्मेट में किस तरह आएगा, ऑथर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, देन टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ एनसाइक्लोपीडिया और डेट। जैसे कि आप यहाँ नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये ऑथर का फर्स्ट लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, फिर आर्टिकल का टाइटल और एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1991 एडिशन। तो ये इस तरह से एपीएफ फॉर्मेट में ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट इनिशियल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, उसमें हमें वॉल्यूम और पेजेस भी बताने हैं और सिटी ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशिंग कंपनी। तो ये पूरा का पूरा हमें बताना है। नेक्स्ट इज मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन के किसी आर्टिकल का को साइट कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, ऑथर का एमएलए फॉर्मेट में ऑथर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आर्टिकल टाइटल, पीरियोडिकल टाइटल, वॉल्यूम, डेट, इंक्लूसिव पेज। जैसे कि आप यहाँ नीचे एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल भी दिए हुए हैं मैंने। और इधर जब एपीए फॉर्मेट में आप क्या लिखोगे, ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट इनिशियल, पब्लिकेशन डेट, आर्टिकल टाइटल, पीरियोडिकल टाइटल, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर कि किस डेट को ये इशू हुआ है, अगर है अवेलेबल है तो आप इशू नंबर भी लिखेंगे, और इंक्लूसिव पेजेस कि पेज इस पेज से इस पेज तक आप वो बताएंगे। तो ये मैंने जो रिसर्च यहाँ पे जो आपको रिसर्च पेपर के बारे में बताया, सो ये अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है या आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। और मैं अपना लेक्चर यही कंक्लूड करती हूँ, और थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय नॉलेज एंड आइडियाज। Thank you Siddhi PG College and Well Institute of Professional Jodhpur and Indus Research Suratgarh. Thank you all of you and thank the organizers जो हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, को कन्वीनर, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने 2 दिन का ये एफडीपी प्रोग्राम रखा एकेडमिक राइटिंग पर, जो आज की डेट में बहुत ही एक वैल्यूएबल टॉपिक है। क्योंकि जितने हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अभी जिन्होंने रिसर्च को ज्वाइन किया है, उनको इससे एक नई नॉलेज मिलेगी रिसर्च के बारे में और एकेडमिक राइटिंग के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच नवीन जी, थैंक यू। Thank you, Garima ma'am. It's really a very wonderful presentation, and I hope all the participants have enjoyed this presentation and they get the benefit of this presentation.